हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने टेंस की सीरीज़ को शुरू किया था, बट वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। उसमें हमने सिर्फ तीन टेंस हैं जो अभी हमने किए हैं, जैसे कि प्रेजेंट हमारा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। बट हमें अपना काम आगे जारी रखना है, तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा करेंगे। और अब से आपको मैं सारा का सारा टेंस मैं आपको डेफिनेटली डेली बेसिस पे कंप्लीट करा दूंगी। तो आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करेंगे। और जितने भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार आप चैनल को ज़रूर विजिट करें। आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा, चाहे वो वोकेबलरी पोर्शन हो, ग्रामर पोर्शन हो, रीडिंग पोर्शन हो। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से प्रोवाइड कर सकूं। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम से मिलते रहें और क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें। अगर आपका कोई भी सजेशन है कि मैम इस टाइप की वीडियो आप हमें चाहिए, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। यू कैन ask me anywhere, like on Instagram or on my Telegram or in the comment section. You can ask me anywhere, wherever you feel to. So let's start the class without wasting any further time. ठीक है ना? तो चलिए जी, क्लास को बढ़ाया जाए। तो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड बिफोर दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो आपके लिए जब टेंस की बात आती है या इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की बात आती है, तो वहाँ पे जो मेन पोर्शन हमारा होता है, दैट इज़ योर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हमें वर्ब्स बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, उनके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर हो रही है। उसमें थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो लंबी वीडियो होने वाली है और बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया जाएगा। उसमें आपको मैं सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब को कवर कराऊंगी, एक एक को। तो अगर आप खुद से भी नहीं लर्न कर पाते हैं, तो उस वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लो, आपको सारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न हो जाएगा। और जैसे आप देखेंगे, आपको वर्ब्स पता हैं, टेंस की जानकारी है आपको, फिर आपकी इंग्लिश को आपको फ्लुएंट होने से आपसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वर्ब्स की ही बात होगी। तो पहले हमने देखना है कि कौन सी वर्ब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वो जैसे हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे? देखो, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है उस हिसाब से हमारी वर्ब डिसाइड होगी। तो अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आने वाली है। और अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आप किसी भी लड़के के लिए ही लगा सकते हैं प्रोनाउन में, लड़की के लिए शी लगा सकते हैं, इट लगाते हैं आप, या किसी पर्सन का किसी एक जगह का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लूरल में जैसे आई जो है वो प्लूरल की कैटेगरी में आता है, वी मतलब हम प्लूरल है, यू आप, और वे मीन्स दे। या जब आप दो नाम को एक साथ में जोड़ देते हैं और उनको एंड से जोड़ देते हैं, तो वो भी प्लूरल की कैटेगरी में ही आते हैं। ये सब्जेक्ट हो गए हमारे। अगर हम यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं नाउन के बारे में। जब आप किसी नाउन यानी किसी नाम की बात करते हो, जैसे कि मैंने एक नाम ले लिया लड़की, गर्ल, तो गर्ल में अगर मैंने एस जोड़ा तो ये बन जाता है आपका गर्ल्स। अगर मैंने बोला पेन, अगर मुझे एक से ज़्यादा पेन चाहिए तो उसको कहते हैं पेन्स। ठीक है। अगर मैंने बोला बेंच, अगर मुझे एक से ज़्यादा बेंच चाहिए तो उसको बोलते हैं बेंचेस। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? अगर आप जानते हैं पेन एक है, बेंच एक है, गर्ल एक है, लेकिन गर्ल्स हो गया, पेन्स हो गया, बॉयज़ हो गया, बेंचेस हो गया, ये प्लूरल है। तो यानी अगर हम किसी भी सिंगुलर नाउन में, अगर हम किसी सिंगुलर नाउन में एस या ई एस जोड़ देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर हम किसी भी सिंगुलर नाउन में एस या ई एस जोड़ देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल नाउन बन गया। लेकिन इसी के जस्ट ओपोजिट आपका काम करता है कौन? वर्ब। वर्ब में क्या आप करते हो? जैसे मैंने बोला गो मतलब जाओ, लेकिन अगर मुझे ही शी इट के साथ या किसी नाम के साथ यूज़ करना होगा, तो वहाँ पे गो नहीं, वहाँ पे गोज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है। ही गोज़ टू मार्केट, वह बाजार जाता है।
कम का मतलब आना, लेकिन अगर मुझे उसको ही शी इट के साथ या इस्तेमाल करना है तो इसमें एस लगा के कम्स बनाना पड़ेगा। डू का मतलब करना, लेकिन अगर ही शी इट के साथ यूज़ होगा तो ये डज होगा, लेकिन आई वी यू के साथ होगा तो डू होगा। इसका मतलब जो ये वाली जो वर्ब्स दी हुई हैं ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में आती हैं। अगर हमने फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ रहे हैं तो ये जो वर्ब बनी है ये वाली, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की कैटेगरी में आती है। तो और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसको हम किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। यानी कि अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो यानी ये वाली प्लूरल वर्ब हो गई, और फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई। यानी वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो नाउन के कॉन्सेप्ट के जस्ट ओपोजिट फंक्शन करता है। मतलब अगर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हो तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर वर्ब बनता है। लेकिन अगर आप किसी सिंगुलर नाउन में एस या ई एस जोड़ते हो तो वो प्लूरल नाउन बनता है। तो इस बात को एकदम अच्छे से अपने ध्यान में रखना है कि अगर हम ही शी इट के साथ में या किसी नाम के साथ में अगर हमें वर्ब लगानी है प्रेजेंट वाली तो उसमें एस या ई एस आए, उसमें लास्ट में एस आएगा ही आएगा। लेकिन आई वी यू दे के साथ में अगर हमें वर्ब लगानी है तो वहाँ पे आपका एस नहीं आएगा, जो फर्स्ट फॉर्म है डायरेक्ट आप उसी को वहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अगर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में, अब मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाऊँ, पॉजिटिव सेंटेंस का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए क्या होगा। अब स्ट्रक्चर भी आपका कैसा रहेगा, सिंगुलर एंड प्लूरल के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपको सारे के सारे याद हैं, ही शी इट वाले जो थे। तो मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे आपको क्या करती हूँ, अगर हम यहाँ पे रख देते हैं ही, तो यहाँ मैंने बोला वह बाजार जाता है, तो ही गो टू मार्केट होगा कि ही गोज टू मार्केट होगा, ही गोज टू मार्केट होगा। क्यों, क्योंकि अगर ही जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म यानी जो एस और ई एस वाला होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। तो ये हो गया ही गोज टू मार्केट। अगर मैंने यहाँ पे शी लगा दिया तो यहाँ पे हो जाएगा शी वह मुझसे मिलने आती है, तो हम क्या लिखेंगे, शी कम्स टू मीट मी, शी कम्स टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आती है। तो मैंने यहाँ पे कम्स लगा दिया। मैंने बोला राम आम खाता है, जैसे बचपन में बनाते थे तो राम किसी एक का नाम है और खाता मतलब ईट, लेकिन यहाँ पे ईट नहीं आएगा, ईट्स आएगा, और आम हो गया तो मैंगो हो गया, राम ईट्स मैंगो। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा लगाएंगे हम, फिफ्थ फॉर्म यानी एस ई एस वाला यानी सिंगुलर, और फिर हमारा आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे सेंटेंस का वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या देखा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी एस ई एस वाला वर्ब आएगा और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा यहीं पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है यानी आई है, मान लो मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ को क्या बोलेंगे, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ को मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, क्योंकि मुझे टीचिस नहीं लगाना। लेकिन अगर मैंने बोला राम इंग्लिश पढ़ाता है, मोहन इंग्लिश पढ़ाता है, तो क्या बोलना था फिर मुझे, मोहन टीचेस इंग्लिश। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, मोहन एक व्यक्ति का नाम है तो मैंने ई एस लगाया क्योंकि वो सिंगुलर कैटेगरी था, लेकिन आई प्लूरल कैटेगरी में आता है तो उसके साथ में हमने ई एस नहीं लगाया, सिंपल टीच लगा दिया। ठीक है, मैंने बोला तुम बाजार जाते हो, सो यू गो टू मार्केट, यू गो टू, देखो यहाँ पे ई एस नहीं लगाया। हम काम करते हैं, वी डू वर्क, यहाँ पे हमने एस ई एस नहीं लगाया। तो ये आपको क्या समझ में आया, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर हम लगा देंगे अपना
ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ से स्ट्रक्चर में दो चीज़ें समझ ली। अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें दो तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अगर अब हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में देखो क्या बनाओगे। अच्छा, दूसरे पेज पे बना लेते हैं। अगर अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में तो सिर्फ एक वर्ब यूज़ हो रही है, लेकिन नेगेटिव में हमेशा दो वर्ब यूज़ होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हमेशा याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनेट में या किसी भी सिंपल वाले सिर्फ छोड़ के, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर को छोड़ के बाकी किसी भी टेंस में, हर एक टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब यूज़ होती है अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक हमें चाहिए मेन वर्ब। तो अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट आएगी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी डिफरेंट आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट की भी हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है। तो सिंगुलर वाले के लिए, जैसे मैंने ही बोला कि ही मतलब वह स्कूल नहीं जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी यहाँ पे, डज। हेल्पिंग वर्ब कौन आ गई, डज। और डज को मैंने आपको दिखाया था, डज बना कैसे था, डू जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने ईएस जोड़ा तो डज बन गया। तो डज ऑलरेडी हमारा फिफ्थ, यानी हमारा ये सिंगुलर है। फिर हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। अब हम जो भी क्रिया लगाएंगे, यानी जो भी वर्ब हम लगाएंगे, वो उसमें अब कोई एस ई एस नहीं जोड़ना, उसको सीधा फर्स्ट फॉर्म में लगा दो। तो ये क्या बन गया, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, क्या बन गया, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर मैंने कहा कि मान लो मैंने कहा कि राम आम नहीं खाता है, तो कैसे बन जाएगा, राम, हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, डज, फिर यहाँ पे आ जाएगा नॉट। क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे अपना फिफ्थ फॉर्म, यानी आपने ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म लगा दिया, तो दोबारा हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, राम डज नॉट ईट, राम डज नॉट ईट मैंगो। यहाँ तक क्लियर है, राम डज नॉट ईट मैंगो। अगर हमने कहा कि मान लो हमने कहा कि शी से बना लेते हैं कि जो शी है वो काम नहीं करती है, तो शी डज नॉट डू, वो कोई भी काम नहीं करती, एनी वर्क, शी डज नॉट डू एनी वर्क। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है कि मैम आपने डज और डू एक साथ कैसे लगा दिया, ये वाला डज तो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये वाला जो डू है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगाया है, इसीलिए डज और डू भी हम एक साथ में लगा सकते हैं, क्योंकि डज वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और डू वहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल आ सकता है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात देखें तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यानी डज आएगा, फिर यहाँ पे नॉट आएगा, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और फिर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हमने अपने नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया। तो इस तरीके से हमने अपने नेगेटिव सेंटेंस को, हो थोड़ा गलत हो गया, देख लेना, तुमको दिखाई दे रहा है ना, हटा देते हैं। ओहो, तो हमने नेगेटिव बनाया, यहाँ पे डज लगा दिया और यहाँ पे आ गया नॉट। यहाँ पे क्लियर है, ये वाला पोर्शन क्लियर है आप लोगों को। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब डज आएगा, मेन वर्ब आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म में, फिर वहाँ पे आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब कैसे लगाओगे, जैसे कि मैंने कहा आई, मैं उसे नहीं जानती, तो मैं हेल्पिंग वर्ब कौन यूज़ करूँगी, डू। आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानती, हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू, नॉट, और वर्ब का कौन सा आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया। मान लो मैंने कहा हम यह काम नहीं करते, वी डू नॉट डू दिस वर्क, हम यह काम नहीं करते, वी डू नॉट डू दिस वर्क। ये वाला जो डू है ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये वाला जो डू है ये हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि हम डज प्लस डू और डू प्लस डू को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे सेंटेंसेस के अंदर में।
क्योंकि जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया और जो सेकंड वाला डू है ये मेन वर्ब हो गया। तो यानी अगर हम इस सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखें तो अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब कौन यूज़ किया, डू, फिर हमारा नॉट आ गया, और मेन वर्ब में हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ आपको डाउट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब ये आपके होमवर्क में मैं आपको देती हूँ कि आप मुझे मिनिमम 2 सेंटेंस बना के देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और 2 सेंटेंस बनाएंगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। देखो पहले ना एक चीज़ ध्यान रखो, थोड़ा पेशेंट अपने अंदर रखो कि आप थोड़े से आराम से चीज़ों को सीखें, जल्दबाजी ना करें। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो उसको थोड़ा ध्यान से पूरा वीडियो देखो, फिर चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने 2 स्ट्रक्चर आपको समझाए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में सिर्फ एक वर्ब यूज़ होती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब का 5th फॉर्म आता है, और अगर प्लूरल होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगा होता। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में बिना एस ई एस वाली वर्ब्स को यूज़ करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में एस या ई एस वाली वर्ब्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि नाउन के विपरीत में फंक्शन होता है वर्ब्स का। सिंपल बात है। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो जब भी सिंपल वाले सेंटेंस को छोड़ के, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर को छोड़ के जितने भी सेंटेंस होते हैं सब में एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब हमेशा प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर में 2 तरीके की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट होती हैं। अगर आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज रहेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू रहेगी। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब को बदल दिया है। ये बात समझ में आई? एक मैंने ये बात बोली है कि हम डज प्लस डू और डू प्लस डू को भी हम एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो मेरे पापा ये काम नहीं करते, तो आप क्या बोलोगे, माई फादर डज नॉट डू दिस वर्क। मैं यह काम नहीं करता, आई डू नॉट डू दिस वर्क। आप समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो अब हम सब सीखते हैं इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में कोई बहुत दिक्कत नहीं है अगर आपको नेगेटिव क्लियर है तो। फिर देखो इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें भी हमारे सब्जेक्ट का ही रोल होता है। तो इंट्रोगेटिव में अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। हमेशा याद रखना है जब भी हम सवाल पूछते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा ही हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट से आगे यूज़ करते हैं। हम जब भी हम सवाल पूछते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब सवाल पूछना, और सवाल पूछने का मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हमेशा आगे आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा, और फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ये तो एक जनरल सा स्ट्रक्चर है जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बट अगर हमारी बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की, तो इसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए आपको पता था डज था। तो मैंने बोला क्या राम आम खाता है, तो यहाँ पे बन जाएगा डज राम ईट। अब यहाँ पे ईट्स नहीं आएगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। डज राम ईट मैंगो। क्या वह यह काम करता है, डज ही डू दिस वर्क। क्या वह यह काम करता है, डज ही डू दिस वर्क। क्या वह तुम्हारी बात मानती है, डज शी ओबे यू। तो यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पे, डज, फिर हमारा सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर, फिर हमारा मेन वर्ब कौन है, फर्स्ट फॉर्म जैसे नेगेटिव में था, और फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। बस बन गया सेंटेंस, खत्म। अब हाँ, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैम इंट्रोगेटिव में हम ना कभी कभार में WH शब्द लगाते भी हैं, और कभी कभार जैसे आपने यहाँ पे नहीं लगाया है, तो वो क्या केस होता है। हम ना जब हमें अपना आंसर सिर्फ और सिर्फ येस या नो में हम अपना आंसर दे देते हैं, तो हमें किसी भी WH वर्ड की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ येस या नो में आंसर देने के लिए सीधा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करो। लेकिन मैंने पूछा कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे हाँ या ना के अलावा आपको कोई शब्द बताना पड़ेगा। आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे क्या के लिए वॉट लगाना पड़ेगा। सो फिर आप बोलोगे व्हाट डज योर फादर
डू। आपके पिताजी क्या काम करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। तो अगर हमारा आंसर हाँ या ना के अलावा कोई भी शब्द है, येस और नो के अलावा कोई भी शब्द है, इन दैट केस वी हैव टू यूज एनी WH वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। लेकिन मैंने बोला क्या आप यह काम करते हैं, तो आपने बोला क्या आप यह काम करते हैं, हाँ मैं करता हूँ, तो सिंपली हाँ बोल दियो। डज यू डू दिस वर्क, तो आपने हाँ बोल दिया। आप यह काम क्यों करते हैं, क्यों का आपको आंसर देना पड़ेगा, तो वाई डज यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस वर्क, है ना। तो आपके पिताजी यह काम क्यों करते हैं, वाई डज योर फादर डू दिस वर्क। तो अगर हमारे आंसर में हाँ या ना के अलावा कुछ भी है तो आप WH शब्द लगाओ हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले, और अगर हमारा आंसर सिर्फ येस नो में है तो सीधा हेल्पिंग वर्ब लगाओ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट केस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज, फिर आपका सब्जेक्ट और फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा डिफिकल्ट हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन था, आपका डू था। डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लगा दो जो भी प्लूरल है, फिर अपना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दो। जैसे मैंने कहा कि तुम क्या काम करते हो, अच्छा क्या यह काम तुम करते हो, तो अब हाँ या ना में बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे, डू यू डू दिस वर्क, क्या यह काम तुम करते हो, डू यू डू दिस वर्क। कंफ्यूज मत होना कि मैम दो बार डू कैसे लगाए, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तुम यह काम क्यों करते हो, वाई डू यू डू दिस वर्क, तुम यह काम क्यों करते हो, वाई डू यू डू दिस वर्क। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आपने सवाल पूछा वाई, क्यों, और उसका मुझे हाँ या ना के अलावा आंसर देना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे एक WH शब्द लगाना पड़ा। बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ पे सिंपली बोलूँ कि क्या तुम यह काम करते हो, बोल दोगे यस, बात खत्म, नो तो बात खत्म हो गई। अब हमारी बात का क्लियर है। अगर आप सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आई लगा दो, आप यहाँ पे यू लगा दो, यहाँ पे वी लगा दो, दे लगा दो, और सबके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, डू, और मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या वे हमसे मिलने आते हैं, डू दे कम टू मीट अस। इज इट क्लियर। तो हमने क्या रखना है, वर्ब अपना हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा बन गया यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो ये अब हमने इंट्रोगेटिव भी समझ लिया, हमने नेगेटिव भी समझ लिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर इतना सब समझ में आ गया तो अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो आपके लिए होमवर्क के रूप में है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं बता ही देती हूँ होमवर्क क्या है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ना एक बात याद रखना, अगर हम बात करें सेंटेंस में बोलने की, यानी स्पोकन के पोर्शन से मैं बात करूं, तो जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप कोशिश करो उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ कंबाइन ही कर दो। इवन अगर वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस है ना, तब भी आप उसके हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट को ना कंबाइन करो। जैसे डू है ना, तो डज है, तो डज के साथ में नॉट को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डजंट। क्या बन गया, डजन। और डू के साथ में नॉट को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डोंट। जैसे मैंने अगर बोला कि मैंने कहा वह स्कूल नहीं जाती है, तो हम बोलेंगे शी डजंट गो टू स्कूल। हम यह काम नहीं करते हैं, वी डोंट डू दिस वर्क। तो अगर आपको जब भी नॉट को यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो आप कोशिश करो उसको कंबाइन करके ही आप उसका इस्तेमाल करें। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो सेंटेंस में आगे आएगा ही आएगा, तो आपने डस लगा दिया। नेगेटिव भी है तो नॉट भी लगाओगे, तो ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों, देखो यहाँ पे तो ये एक शब्द है, देखो ये वन वर्ड, ये टू, और फिर यहाँ मिलके तो लेकिन ये वन ही वर्ड रहा, तो अगर हम इसको कंबाइन यूज करेंगे तो ये आगे बन गया। जैसे बन गया डजंट, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डजंट ही गो टू स्कूल, डजंट ही गो टू स्कूल। क्या हम यह काम नहीं करते हैं, डोंट वी डू दिस वर्क। तो अगर हमें एक नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव है तो कुछ नहीं करना, जो डजंट है, जो डोंट है, उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दो, और अपना बाकी तो बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप एक साथ में नहीं भी लगा रहे हो तो आप इसको सेपरेट करके कैसे बोल सकते हो, फिर आप इसको ऐसे बोलोगे, क्या वह स्कूल नहीं जाता, डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या हम यह काम नहीं करते, डू वी नॉट
डू दिस वर्क। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ इन दोनों सेंटेंस में और इन दोनों सेंटेंस में आप किसको ज़्यादा फास्ट बोल पा रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ होगा। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी अगर हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मिल रहा है तो उसको कंबाइन ही कर दो, इससे आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अभी हमने पूरा स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिटेल में सीख लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। फिर भी अगर कोई इशू रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछो, वहाँ पे मैं आपको सारे आंसर्स दे दूँगी। अब आगे देखते हैं हमारे। अच्छा, ये हमने एक्स्ट्रा पेजेस ऐड किए हुए थे, तो ये हो गया हमारे। अब हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता ही है हैबिट को बताने के लिए, जो हमारी प्रेजेंट की हैबिट है, जो हमारा प्रेजेंट का रूटीन है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में आपको जब पढ़ाते हैं तो फिर हम ये भी बोलते हैं कि जिन शब्दों के जिन सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है आता है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आप सेंटेंस को रीड करके देखोगे, मैं बाजार जाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस कुछ आपको दिए, वह अंग्रेजी पढ़ता है, मेरी माँ मंदिर जाती है, सीता गीत गाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वह अक्सर मुझसे मिलने आता है, वे वहाँ कम ही जाते हैं, हम आम तौर पर एक दूसरे की मदद करते हैं, तुम उससे क्यों पूछते हो। आप इन सब में देख रहे हो ते है, ता है, ऑलरेडी आ रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट हैबिट को शो करता है। तो ये चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आता है, उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट हैबिट बता रहा है। इसीलिए हमने वहाँ पे प्रेजेंट वो ता है, ती है पे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। बट फिर भी अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। पहला सेंटेंस है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, मतलब ये उसका रोज का आदत है, वो पढ़ता है, उसकी हैबिट है वो इंग्लिश को पढ़ना। तो वह अंग्रेजी पढ़ता है को क्या लिखेंगे, ही रीड्स, क्योंकि देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस आएगा, और क्या पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, तो बन गया सेंटेंस ही रीड्स इंग्लिश, है ना। मेरी माँ मंदिर जाती है, मेरी माँ मीन सब्जेक्ट कौन है, मदर, मदर 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 आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, माँ तो सिंगुलर है। तो अगर मदर हमारा सिंगुलर हो गया तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, गो की गोज, गोज लगाएंगे, क्योंकि ई एस आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और माई मदर गोज टू टेम्पल। अब एक चीज़ ना और अपनी कॉपी में लिख लो, एक चीज़ लिखो अपनी कॉपी में, गो जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो फिफ्थ फॉर्म है वो गोज है, इसका जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट है, इसका जो थर्ड फॉर्म है वो गॉन है, और जो इसका फोर्थ फॉर्म है वो है गोइंग। अगर ये वर्ब के किसी भी फॉर्म के साथ में अगर हम यहाँ पे प्लेस लगा रहे हैं, एक जगह लगा रहे हैं, एक फिजिकल आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आप टू लगाओगे हमेशा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल होता है, मैं मार्केट जाता हूँ आई गो टू मार्केट होता है, टेम्पल भी एक जगह है तो हमने वहाँ पे टू लगाया, कौन सा प्रपोजिशन लगाओगे, टू लगाओगे। ठीक है, सीता गीत गाती है तो क्या बन जाएगा, सीता, क्योंकि सीता एक नाम हो गया तो वहाँ पे सिंग्स हो जाएगा, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि वो किसी का एक नाम है। हम का मतलब हो गया वी मतलब प्लूरल, और खेलते मतलब प्ले, तो प्ले के साथ में एस नहीं लगाइए क्योंकि हम जो है वो प्लूरल है, और वी प्ले क्रिकेट। बन पा रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ तक। आगे देखते हैं। वह अक्सर मुझसे मिलने आता है, अक्सर। अब अक्सर को क्या बोलते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। वे वहाँ कम ही जाते हैं, कम को क्या बोलते हैं थोड़ी देर में बताती हूँ। आम तौर पर क्या होता है बताती हूँ जस्ट अभी। तुम उससे क्यों पूछते हो, तो क्यों पूछते हो मतलब आपको हाँ या ना के अलावा भी कोई आंसर देना पड़ेगा, तो फिर आपके क्यों का मतलब वाई। ठीक है, अब क्योंकि तुम मतलब यू, सो यू आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, सो वाई डू यू आस्क हिम, तो मुझसे क्यों पूछते हो, वाई डू यू आस्क हिम। अब ना ये दिक्कत आ रहा है कि मैम ये हिम क्यों लगाया है, ये जब ना हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे जब टेंस खत्म करने के बाद, तब मैं वहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ाऊंगी। हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं,
हम हम मतलब वी, ठीक है। सो वी डू नॉट, क्योंकि नॉट आ गया, सो वी डोंट टॉक टू ईच अदर। अगर दो लोग हैं ना, दो लोग हैं तो आप ईच अदर लगाओ, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो आप वन अनदर लगाओ। वी डोंट टॉक टू ईच अदर। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? आपके पिता क्या करते हैं? तो आपको कोई ना कोई तो आंसर देना पड़ेगा, क्या करते हैं वो। तो सवाल पूछ रहा है और उसमें भी हमें हाँ या ना के अलावा है, और क्या मतलब यहाँ पे वॉट लगाना पड़ेगा हमें। तो ये बन गया वॉट। पिता मतलब सिंगुलर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। वॉट डज योर फादर डू। अब ना ये मत सोचना कि मैम ऐसा करते रहेंगे तो हमारी स्पीड कब आएगी। मैंने क्या बोला, किसी काम को पहले आराम से करो, सीखते हुए करो, स्पीड आराम से आ जाएगी। कोई एक दिन का खेल ये नहीं है। तुम रोज देर से क्यों आते हो? तो अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें भी हमें कोई जवाब देना पड़ेगा। और क्यों का मतलब यहाँ वाई हो गया, लेकिन तुम है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा? डू। सो वाई डू यू, अच्छा रोज बोला है तो यानी ऑलवेज आ गया। वाई डू यू ऑलवेज कम लेट, कि तुम हमेशा देर से क्यों आते हो। और आप यह काम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं मतलब कोई प्रोसीजर बताना पड़ेगा, हाँ या ना के अलावा बताना पड़ेगा। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें WH वर्ड पढ़ना पड़ेगा। और कैसे मतलब हाउ। आप है मतलब यू हो गया, सो हाउ डू यू डू दिस वर्क। अब इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू है ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मोहन स्कूल नहीं जाता है, सो मोहन नहीं जाता है। मोहन डजंट, क्योंकि मैंने बोला मोहन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज प्लस नॉट भी है तो डजंट बोलेंगे। मोहन डजंट, और स्कूल जो है वो एक बिल्डिंग है, एक जगह है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? टू लगाएंगे। मोहन डजंट गो टू स्कूल। आप अपने कार्यालय कब जाते हैं? मतलब आपको टाइम बताना पड़ेगा। तो मतलब हाँ या ना के अलावा कुछ और बता रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे अपना WH वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। कब के लिए वैन लगाओगे, और क्योंकि आप पूछा है तो यू हो गया, सो वैन डू यू। अपने कार्यालय कब जाते हैं, सो गो हो गया। वैन डू यू गो टू योर ऑफिस। आप समझ में आ रहा है कि हम टू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब भी हमें गो के बाद में अगर कोई भी हमें एक पर्टिकुलर जगह मिलेगी वहां पे हम टू लगाएंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? सेंटेंसेस बना पा रहे हो? हर एक तरीके का सेंटेंस अब नहीं समझ में आ रहा, दोबारा से वीडियो रिपीट करके देखना। अब कुछ सेंटेंस को मैंने छुड़वाया था, उसके ना कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो वो टाइम एक्सप्रेशंस आप यहाँ पे लिखो फिर फटाफट से। जैसे कि अगर आप सेंटेंस में यूज़ करते हो एवरी डे, मतलब हर रोज़, कि मैं यह काम हर रोज़ करता हूँ एवरी डे। अब एवरी के साथ में आप डे, मंथ, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट कुछ भी लगा सकते हैं। मैं हर रोज़ यह काम करता हूँ, हर सुबह यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी ईयर। और जो ये एवरी वाला होता है ये आपके स्ट्रक्चर के अगर सेंटेंस में बोलें तो ये सेंटेंस के एंड में आपको लगाना है। अगर मैं बोलूँ मैं यह काम कभी कभार करती हूँ, तो कभी कभार को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? शेल्डम। शेल्डम मतलब कभी कभार। और इसको हम जब भी लगाते हैं तो इसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ मेन वर्ब प्रेजेंट है तो ये मेन वर्ब से पहले आ जाएगा, तो ये शेल्डम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। अगर सिर्फ मेन वर्ब है, जैसे मैं कभी कभार वहाँ जाती हूँ, तो आई शेल्डम गो देयर, मेन वर्ब से पहले आ गया, ठीक है। अक्सर, अक्सर को क्या बोलते हैं? ऑफन। ऑफन को ये भी हो गया, और इसका भी सेम ही स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब ऑफन। और जैसे मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ तो ये कैसे बन जाएगा? आई ऑफन गो देयर। मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ, आई ऑफन गो देयर। आपने कहा कि मैम आपने यहाँ पे टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जो देयर है ये वहाँ है, कोई जगह नहीं बता रहा किस जगह पे जा रहे हैं हम। लेकिन मैंने कहा मैं अक्सर स्कूल जाती हूँ, आई ऑफन गो टू स्कूल। मैं अक्सर ऑफिस जाती हूँ, आई ऑफन गो टू ऑफिस, ठीक है।
फिर हो गया समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी मतलब समटाइम्स मीन्स कभी कभी। समटाइम्स का भी मतलब कभी कभी, और ये भी हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब के बीच में आता है। जैसे वी हम कभी कभी एक दूसरे से बात करते हैं, वी समटाइम्स टॉक टू ईच अदर। हम कभी कभी एक दूसरे से बात करते हैं का क्या बन जाएगा, वी समटाइम्स टॉक टू ईच अदर। हम कभी कभी एक दूसरे से बात करते हैं, वी समटाइम्स टॉक टू ईच अदर। वी है इसीलिए यहाँ पे टॉक आया, लेकिन समटाइम्स की स्पेलिंग ही समटाइम्स होती है, ठीक है। हार्डली मतलब मुश्किल से। हम हार्डली मैं मुश्किल से ही उसे जानती हूँ। बेरली, बेरली का मतलब भी मुश्किल से, मैं मुश्किल से ही उसे जानती हूँ। रेयरली, रेयरली का मतलब भी मुश्किल से। इन तीनों का मतलब ही होता है मुश्किल से, और इन तीनों को हम और इन तीनों को ही हम मेन वर्ब से पहले यूज़ करते हैं। जैसे मैं मुश्किल से ही उसे जानती हूँ तो क्या बोलेंगे, आई हार्डली नो हिम, आई बैरली नो हिम, आई रेयरली नो हिम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और लिखो जनरली। जनरली का मतलब क्या होता है, आमतौर पर। जनरली का मतलब क्या होता है, आमतौर पर। 8 नंबर पे लिखते हैं जनरली, मतलब मैं आमतौर पर वहाँ जाती हूँ, वह आमतौर पर मुझसे मिलने आता है। ही जनरली कम्स टू मीट मी, ही जनरली ही जनरली कम्स टू मीट मी। आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, पोजीशन, क्योंकि ना आप पोजीशंस में कंफ्यूज होते हो कि कहाँ लगाना है, तो मैंने क्या बताया, जनरली भी कहाँ आता है, आपके मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार हो गया, कि वो मुझसे बार बार कॉल करता है, ही फ्रीक्वेंटली कॉल्स मी, ये भी आपका मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। ओकेजनली मतलब अवसर पर, ही ओकेजनली आई ओकेजनली गो देयर, मैं अब कभी कभार ही वहाँ जाती हूँ। ऑलवेज मतलब हमेशा। ऑलवेज का जो स्पेलिंग होती है, ही ऑलवेज, ऑलवेज भी आपका मेन वर्ब से पहले आता है। ही ऑलवेज कम्स टू मीट मी, वह हमेशा मुझसे मिलने आता है, ठीक है। और कौन हो गया, डेली। डेली जो है वो कहाँ आता है, दे वेंट, लाइक आई गो टू पार्क डेली, लेकिन डेली कहाँ आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है। जैसे ही गोज टू पार्क डेली, तो जो डेली है वो सेंटेंस के कहाँ आता है, आखिरी में आता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया, टाइम एक्सप्रेशंस बताए हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होने वाले, जितने भी एवरी डे वाले या एवरी वाले होते हैं, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर वाले, वो सब सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। शेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, हार्डली, बेयरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ये जितने भी शब्द होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब से बाद में और मेन वर्ब से पहले आते हैं। जो आपका कौन सा बचा था, हमारा डेली सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो ये कुछ हमारे टाइम की फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में इस्तेमाल करते हैं। इसको अपनी कॉपी में आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको सेंटेंस छुड़वाया था, कि वे अक्सर मुझसे मिलने आते हैं, तो वह अक्सर मुझसे मिलने आता है, तो ही, अक्सर मतलब ऑफन, तो ही ऑफन कम्स टू मीट मी, अक्सर मुझसे मिलने आता है मतलब ऑफन, ही ऑफन कम्स टू मीट मी। वे वहाँ कम ही जाते हैं, तो कम को आप क्या लगा सकते हो, मुश्किल से आप बोल सकते हो, समटाइम्स बोल सकते हो, कम को आप समटाइम्स बोल सकते हो, कि दे कम ही जाते हैं, दे समटाइम्स गो देयर, कभी कभी वहाँ जाते हैं, इसका मतलब। हम आमतौर पर मतलब जनरली आप बोल सकते हो कि हम आमतौर पर एक दूसरे की मदद करते हैं, कि जनरली वी जनरली हेल्प ईच अदर, वी जनरली हेल्प ईच अदर। तो ये जो मैंने आपको टाइम फ्रीक्वेंसी बताई है, इसको आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे से याद करो, अपनी कॉपी में लिखो। ये पीपीटी में ये जो स्लाइड है
मतलब ये पूरा का पूरा जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे भी BPI स्पोकन अगर आप सर्च करोगे तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। ये मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगी। ये आपको समझ में आ गया? तो जितने भी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, जितने भी हमारे प्रेजेंट की हैबिट्स होती हैं, मेरे पिताजी अक्सर यह काम करते हैं। मैं कभी कभार ही चाय पीती हूँ, वे कभी कभार ही मुझे फ़ोन करते हैं। आप एक चीज़ आप नॉर्मली ऑब्जर्व करके देखोगे कि इन सब में एंड में अपने आप ही ते है, ता है, ये आ रहा है, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है सेंटेंस। और हाँ, इसी टॉपिक के ऊपर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे करवाए हुए हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जब ये वाला वीडियो देख लो तो एक बार ना वो सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके पास कोई दूसरी किताब है तो आप उस बुक से भी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेना। आज आपका होमवर्क, मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होमवर्क आपको दे रही हूँ। 100 सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के आज बनाओगे। ये अगर आपने कर लिया तो फिर आपको कभी भी इस टाइप के सेंटेंस को बोलने में तो टाइम नहीं लगेगा। और कहाँ यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट्स होते हैं, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूरज पूर्व में उगता है तो सूरज मतलब सन हो गया। अच्छा, ये जैसे यहाँ पे हम द सन बोलते हैं क्योंकि जितनी भी हमारी सेलेशियल बॉडीज़ होती हैं, यानी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, उन सब के साथ में आर्टिकल द यूज़ होता है। तो ये हम आर्टिकल चैप्टर में पढ़ लेंगे। जैसे अब सन उगता है को क्या बोलते हैं? राइज बोलते हैं। बट सन कैसा है? सिंगुलर है, तो राइजेस हो जाएगा। द सन राइजेस। और कहाँ उगता है? ईस्ट में उगता है, सो इन द ईस्ट। यहाँ तक क्लियर है? पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये भी एक हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है। तो हम पौधे क्या हो गए? हमारे प्लांट्स हो गए। अब प्लांट्स मतलब प्लूरल हो गया, तो फिर यहाँ पे गिव लिखेंगे। प्लांट्स गिव हमें मतलब अस और ऑक्सीजन। सो प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। और अगर मान लो मैंने बोला पौधा हमें ऑक्सीजन देता है, तो प्लांट सिंगुलर हो गया, तो फिर यहाँ पे आप गिव लिखोगे। प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब का 5th फॉर्म, और अगर प्लूरल है तो वर्ब का 1st फॉर्म। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी मतलब अर्थ हो गया, सो द अर्थ सिंगुलर हो गया तो मूव्स हो जाएगा। अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसके साथ में हमने अपना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसको हमने कवर कर लिया है। बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं। और आपके पास में एक होमवर्क मैंने आज आपको दिया है कि आप 100 सेंटेंसेस बनाओगे। उनमें से कोई भी दिक्कत आती है, देन आई एम विद यू, आई एम डेफिनेटली विद यू, आई विल हेल्प यू एवरीवेयर वेर एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको खुद एक कमिटमेंट देना होगा अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो बस इसी के साथ में आज की प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास पे हमने कंप्लीट कर ली है। तो अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।